show that (198) is a composite number। किसी भी नंबर को आप कंपोजिट कैसे प्रूफ करेंगे? अगर एग्जाम में आए कोई भी नंबर आप कंपोजिट कैसे प्रूफ करेंगे, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसका रूल होता है, क्या रूल होता है कि आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या कीजिए? 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू। अब आपका लैंग्वेज क्या होगा? आप लैंग्वेज लिखने वाले हैं। क्या लैंग्वेज होगा? सिंस जहां कंपोजिट है वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198 कंटेन्स more than 2 factors, more than 2 factors। So it is a सिंपल सी बात। एग्जाम में आपको और भी तरीके से, जैसे आपकी बुक में भी पूछा गया है एक्सरसाइज 1.2 में 7 इंटू 11 इंटू 13, ध्यान से देखना कि प्रूव करो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 13 को प्लस करते हैं। समझने की कोशिश करो। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 को ऐड कर लेते हैं, फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब यहाँ प्लस है तो आप 13 कॉमन ले सकते हो कि नहीं? यहाँ क्या बचेगा बेटा? 7 इंटू 11 और यहाँ क्या बचेगा? 1। 13 कॉमन नहीं ले लिया। अब देखिए 77 प्लस 1 क्या होता बेटा? अब 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। क्या? सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स कंटेन्स मोर देन 2 factors, सो इट इज ए। composite number। और उस तरीके से भी आप करेंगे तो आपका सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि आपने किया तो सही है, बट आपने प्रोसेस ही तो लंबा कर दिया। कैसे? मल्टीप्लाई किया, 13 ऐड किया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यही आएगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नंबर प्राइम होता है। क्या होता है? कैसा केस होगा? कहां पर कैसा केस होगा? जहां पर प्राइम। वैसे तो अभी तक मैंने जो देखा है कंपोजिट का ही पूछा है, क्योंकि प्राइम में तो बड़ी इजीली आप पकड़ लेंगे। प्राइम में बड़े, अब भाई सपोज कर लो कि दिया हुआ है आपका 167 को प्रूव करने के लिए कि कैसा नंबर है। अब 167 के किसी से यहां कैंसिल आउट हो रहा है 167, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा? सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 167 कंटेन्स ओनली एग्जैक्टली 2 factors, exactly 2 factors, so it is a prime number, it is not a composite number। लेकिन अभी तक जो बोर्ड में सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर के थे। ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। शो दैट 8 एंड 9 कोई नंबर दिए हैं, आपको प्रूव करना है कि को प्राइम। क्या है? को प्राइम। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। यानी मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए 1 पे। तो ऐसे केस में आपको जस्ट ये तो करोगे आप, 3 2 3 2 since SCF is 1 so the given pair of numbers are co-prime। अब इसको कई तरीके से पूछ सकता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कैसे?
कि कुछ पेयर दे दे, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मान लो ए है, बी है, सी है और ए डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम्स? ये जो पेयर मैंने आपको बताया इनमें से कौन से को प्राइम है? 9 and 10। क्यों? बिकॉज एचसीएफ ऑफ 9 and 10 इज 1। यहां एचसीएफ निकालो 2 आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 1 आएगा और यहां क्या आएगा? 3 आएगा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। तो रूट में जो चीज होती है वो इरेशनल होती है, लेकिन यहां प्रूफ करने की बात होती है। बेटा प्रूफ करके दिखा। जैसे कि आप √2 देखते हो, √3 देखते हो, √17 देखते हो, √33 देखते हो, आप क्या कर देते हो कि इरेशनल। अब इरेशनल का मतलब क्या होता है? अगर इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करूं, खुल के बताऊं, अगर इसको मैं कहूं कि √2 दिया है तो यानी कि रूट मतलब 2 का स्क्वायर रूट आप निकालिए। 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे, कोई एग्जैक्ट नंबर तो आएगा नहीं। डेसिमल में एक ऐसा नंबर आएगा जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, इसलिए तो इरेशनल है वो। चाहे आप √2 का निकाल लीजिए, चाहे √3 निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए, 11 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा, ना खत्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई दैट इज इरेशनल। अब यहां पर ये तो मैंने नंबर लिखे हैं, हालांकि बोर्ड में आपका मैक्सिमम √6 तक ही आया है। √2, √3, √5, √6, √7, √10 और बीच वालों को मैंने छोड़ा, बीच वालों को मैंने छोड़ा। ये क्या है? इरेशनल। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये क्या है? इन सब के लिए एक ही टेक्निक यूज होती है। तो अब आपको बता दूं कि जो नंबर मैंने लिखे हैं इनकी क्या खास बात है। इनकी खास बात यह है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कोई भी फैक्टर पेयर में नहीं होगा। ये जितने नंबर मैंने लिखे हैं ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान से देखो, प्राइम नंबर है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 5 पेयर नहीं बना। 6 कर लो, 2 into 3 पेयर नहीं बना। इसका मतलब ऐसे नंबर को कैसे करते हैं? किसी को ले लेते हैं, मान लो हमने लिया √3, तो आप लोगे उल्टा लोगे। कैसे? लेट मैं आंसर शुरू कर रहा हूं, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये इरेशनल है। √3 बी एंड इरेशनल नंबर। ओके, सॉरी क्या रेशनल नंबर आपने मान लिया, उल्टा माना है कि भाई √3 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में। तो भाई √3 हो गया आपका A/B, वेयर ये लिखना बहुत जरूरी है, A एंड B आर को प्राइम। फिर से मैं वही बात बताऊंगा, को प्राइम मीन्स इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अभी बात हुई थी ना, एचसीएफ 1 होता है यानी उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। तो √3 = A/B लिया, स्क्वायर जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? स्क्वायर करो जरा, क्या आ जाएगा? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3 किसका फैक्टर है? अरे ए स्क्वायर का। अरे भाई आप कहीं लिखते हो 18 लिखते हो 2 into 3 into 3 into 1, तो 2 18 का फैक्टर है कि नहीं है? तो आपने क्या लिखा? ए स्क्वायर = 3b², यानी 3 किसका फैक्टर है? ए स्क्वायर का। सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर का है तो ए का। ए आपका क्या है? सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो जब 3 फैक्टर है ए का तो आप ए = क्या ले सकते हो? 3c 3k 3m, उसका फैक्टर है ना, हमने ले लिया। ए = 3c, 3b मत ले लेना। क्यों नहीं ले लेना? क्योंकि b पहले से प्रेजेंट है, b पहले से है। अब बेटा इस a की वैल्यू को तुम
यहां पुट करो, फर्स्ट वाले में। कहा? फर्स्ट वाले में। ध्यान से देखो, लिखने का तरीका देखो। ये लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3c स्क्वायर। जैसे यहां पर आया था बिल्कुल उसी की तरह यहां आ गया ना, b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, या फिर आप लिखिए कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ ये आपका थर्ड है। ध्यान से देखना, सेकंड में क्या आपने कहा है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए। कहा है कि नहीं कहा है? यस सर। और यहां क्या कहा है आपने? 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3। इन दोनों से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपको क्या मिल रहा है? 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन यहां आपने क्या कहा था? जहां माना था ए अपॉन बी, ए एंड बी आर, यानी जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो यहां तो उल्टा आ गया कि नहीं भाई 3 ए कॉमन फैक्टर। दिस इम्प्लाई दैट क्या आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था, वो गलत। यहां एक लाइन और लिखना, बट ए एंड बी आर को प्राइम, ये वाली लाइन रहेगी, ठीक है। आवर सपोजिशन इज, हमने जो माना था वो क्या है? गलत। तो सही क्या है? √3 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से मैं एक बार आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूं। देखिए, मैंने √3 के लिए बताया है आपको, √2 के लिए आया, √2 के लिए आएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा, या √5 के लिए आ गया तो ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर तुम 5 से लिखोगे, यहां पर क्या आएगा 25 आ जाएगा, और क्या कर लेगा, और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। और यहां पर जो तुमने 3 लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर कुल मिला के बात है कि मैंने ये नंबर की खास बात बता दी। अभी तक तो बोर्ड में भाई यहीं तक मामला पहुंचा है, √5 तक, √2, √3, √5 किन्हीं का आता बहुत है, और 3 नंबर आप मानिए इसे, आप मतलब जो चीजें प्रूव करने के लिए कह रहा है उसका उल्टा मान लो कि भाई √3 जो है एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो, P अपॉन Q, और ये जहां को प्राइम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया, फिर आपने ये वाली लैंग्वेज लिखी, फिर ए इक्वल टू 3c लिखा, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, और ऐसा करते हुए फिर ये प्रूफ हो गया कि इनमें एक कॉमन फैक्टर है। लो, 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। इसका मतलब हमने जो माना था वो चीज, जब हमारी मानी हुई चीज गलत है तो सही क्या है? ये क्या है? इरेशनल। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ध्यान दीजिए। 3 प्लस √5, 4 माइनस 2√3, √8, √12, 1 अपॉन √3, 4 अपॉन √5, इरेशनल प्रूफ करने। पहला वाला जो मैंने इरेशनल बताया था उसकी क्या खास बात थी? रूट के अंदर केवल एक नंबर हुआ करते थे, वो भी ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो पेयर ना बने। लेकिन यहां मैंने रूट के अंदर जब केवल एक नंबर लिया है, कौन कौन से हैं? एक तो ये है और एक, दोनों में पेयर बनेंगे, क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा ये चीज और ये चीज एक जैसे हैं। आप यहां पर मानेंगे, स्टार्टिंग वैसे करेंगे, मैं लिखने जा रहा हूं, लेट, इसको ले लेता हूं मैं, या इसी को ले लेता हूं, 3 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या है? तो भाई रेशनल नंबर है तो इसे लिखो इज इक्वल टू ए अपॉन बी। थोड़ा लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, कुछ नहीं है।
तो √5 क्या हो जाएगा? अब इसमें करना क्या पड़ता है, रूट वाले को लेफ्ट में रखना पड़ता है और बाकी जितनी चीजें होती हैं राइट ले गए। ध्यान से देखो, हुआ। अब आपको एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इफ a/b इज ए रेशनल नंबर, देन a-3b upon b is also a। भाई 1/2 अगर रेशनल नंबर है तो 1/2 माइनस 1/3 भी तो रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल नंबर का प्लस माइनस भी तो रेशनल नंबर ही होता है, मल्टीप्लाई भी तो रेशनल नंबर होता है, इरेशनल थोड़ी हो जाएगा। बट इट इज फैक्ट, सत्य क्या है, √5 क्या है, इज एन इरेशनल। √5 एक इरेशनल नंबर है। एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। This implies that 3 plus √5 is an irrational। अब ये तो बहुत छोटा सा है, √8 वाला इशू दे लेंगे। चलो √12 वाला देखते हैं। √12 को आप क्या लिख सकते हैं? पहले तो √12 को सॉल्व करके लिख लेना। ये आएगा तो आप मानोगे कि लेट 2√3 बी ए रेशनल नंबर, तो 2√3 इज इक्वल टू a/b। ये तो लिखोगे। तो √3 क्या आ जाएगा? a/2। अब आपका लैंग्वेज क्या होगा? सोचो, यहां से स्टार्ट करो। यही होगा, इफ a/b इज ए रेशनल नंबर, देन a/2b is also a rational number, but it is fact that √3 is an irrational number. An irrational number cannot be equal to a rational number. So our supposition is wrong. So √12 is an irrational number. बात खत्म। अब जरा इनसे मिले 1/√3 क्या लिखोगे? लेट 1/√3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माना है, इक्वल टू क्या लिखोगे? ठीक। अब जरा इसको उल्टा कर दो, √3 यहां क्या हो जाएगा? फिर शुरू हो जाओ। इफ a/b इज ए रेशनल नंबर, देन b/a, बट इट इज फैक्ट दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। एमसीक्यू में कई ऑप्शंस दिए हैं। मान लो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आए हैं और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। अब मान लो आपकी नजर इस पे पड़ती है कि इनमें से कौन सा इरेशनल है, तो आपको ये सिखाएगा कि जो रूट में होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ आपको रूट दिखाई दे रहा, आपको एक नहीं 4 रूट दिखाई दे रहे हैं, तो आप फटाक से नंबर लगा दो कि नहीं साहब यही है इरेशनल। रेशनल या इरेशनल डिक्लेयर करने के पहले उसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। जरा इसे सॉल्व करो। a - b a + b लग रहा है। अगर आपको a - b a + b नहीं आता है, वैसे तो आता होगा a², ये होगा a² - b²। ये रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर। पाई, एक कंफ्यूजन और है कि जैसे पाई को तो सभी बच्चे जानते हैं कि इरेशनल होता है। अब कहीं पर लिखा है 4 पाई, तब वो थोड़े कंफ्यूजन में आते हैं 4 पाई। किसी भी इरेशनल नंबर में, पूरी बात को समझना मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी इरेशनल नंबर में जब एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इरेशनल आता है। बात को सुनना,
जब किसी रेशनल नंबर में इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इरेशनल आता है। किसी रेशनल में किसी रेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, और किसी इरेशनल में उसी इरेशनल नंबर का तब क्या आएगा? रेशनल। √3 का √3 में मल्टीप्लाई कीजिए, इस बात का ध्यान रखना। ओके सर। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करने की बात कही, अब तुम यही प्लस माइनस की बात करो कि किसी रेशनल में इरेशनल नंबर प्लस या माइनस करेंगे तो सर अलग अलग कंडीशन होती है। मैं एकदम से कुछ नहीं कर सकता आपसे। रेशनल और इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। रेशनल और इरेशनल का तो इरेशनल ही आएगा क्योंकि रूट उसके साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन रेशनल और रेशनल जोड़ोगे तो रेशनल आएगा, यहां तो क्लियर। लेकिन इरेशनल को जोड़ोगे तो दो इरेशनल नंबर हैं, अगर उन्हें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा? देखो यहां पर लैंग्वेज बन सकता है। क्या इट इज ट्रू कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर? आप बताइए, दो इरेशनल नंबर को आप सम करोगे तो क्या उनका आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा? ध्यान दें, मैं आपको एक इरेशनल नंबर है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं इसे, किसे? ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड कीजिए जरा, रेशनल आएगा। ये इरेशनल है और ये भी क्या है? लेकिन अगर दोनों को ऐड करते हो, व्हाट विल बी योर आंसर? बट नॉट ऑलवेज। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या फीड है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अभी एमसीक्यू टाइप में यही सब तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चा सोचता है कि दो इरेशनल नंबर का यार, दो इरेशनल नंबर का। मैंने आपको बताया कि मल्टी प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपसे बात की और कहा आपसे कि अगर नंबर सेम होंगे, दो इरेशनल नंबर हैं, जैसे कि ये है √3 और √5, ये तो ऐड ही नहीं हो सकते और इरेशनल ही रहेंगे, ठीक है। √3 इंटू √5, तो प्रोडक्ट आप सम का तो हो गया था, सॉरी हम प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले थे। ये दो इरेशनल नंबर है, प्रोडक्ट क्या आया? इरेशनल बोलो ना, 15 क्यों बोल रहे? 15 आया, रूट नहीं है, √15 इरेशनल। लेकिन अगर ऐसा है तो श्योर नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेम इरेशनल नंबर अगर है, क्या है? इसलिए मैंने RR लिखा है। ये मत सोचना कि सर ये कैसे लिख रहे हैं R इंटू R इक्वल टू R, ये गजब की बात हो गई। ये तो R इस बात लिखना चाहिए, वो मैं रेशनल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम रेशनल नंबर है, सेम रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये भी अजीब बात है, सेम रेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो क्या आता है? लेकिन डिफरेंट को करते हो। लेकिन अब मैं अपनी बात को काट रहा हूं कि डिफरेंट इरेशनल नंबर है तो भी मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल आ सकता है। कैसे? दिखा रहा हूं। एक इरेशनल नंबर ये है और एक इरेशनल नंबर ये है मेरा, जरा मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? 15 हाँ 49 5 3 जा 15 √7 इंटू √7। तो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बातें हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि रेशनल इरेशनल के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या कहलाता है? नहीं, रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, एक साथ ला दो तो क्या हो जाते हैं? उन्हें क्या कहोगे? अरे यार मैं कह रहा हूं कि इवन और ऑड
दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लो तो नेचुरल नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यही तो होता तरीका। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रेशनल और इरेशनल दोनों को कलेक्ट कर लो तो जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। एमसीक्यू में अगर पेपर वो बनाएगा तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन में घुमा देगा, क्योंकि बेटा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो होता है एनसीईआरटी बेस्ड, वो आप करके गए होते हैं। लेकिन जब एमसीक्यू पेपर बनता है तो आपको घुमाने के बहुत चांस होते हैं। बेटा बिना एक्चुअल डिवीजन के, जो आपके 1.4 में जाता है, कुछ चीजें हैं जल्दी देख लेते हैं। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। रूल क्या है? आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, बस जो नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो, अब मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। ठीक है? उसके बाद देख लो कि डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर न्यूमरेटर को काटापीटी कर रहा है क्या? देख लेना। भाई बहुत बढ़िया बात है। अब तुम डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में अगर 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं तो आप क्या कर देंगे? और इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए, बात खत्म। उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, ये मत कर देना कि नंबर, प्राइम नंबर। तो सर 4 आ रहा है, आपने 2 और 5 कही थी, 4 और आ रहा है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 4 के अंदर तो 2 शामिल है। अब आगे देखिए, एक चीज आती है, आ चुका है बोर्ड में, उसी चीज को डेसिमल में चेंज करने का। एक तो होता है लॉन्ग प्रोसेस, जो कि आप जानते हो, और कभी कभार हमेशा आप हमारे इस मेथड को नहीं यूज कर सकते। जैसे ये जो यही चीज जो दी है, इसको डेसिमल में चेंज करो। किस में चेंज करो? तो यहां तक आप करके ले आए इसे, यानी अब ये हो गया है ये ऐसे। एक तो तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, 125 आ गया, 125 से 2 को डिवाइड कर लो, यानी 2.000। एक दूसरा तरीका, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए तो बड़ा इजी हो जाता है। कैसे? कितने 5 है नीचे? 3। ऊपर क्या हो गया? 16। नीचे 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा कितने? 10। 3 0। आंसर क्या हो जाएगा? 0.016। लेकिन ये खेला तभी चल पाता है जब नीचे 2 और 5 हो। अगर आ गया ऐसे तो फिर आपको करना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और बताना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ भी है, जैसा भी है। डेसिमल में अगर चेंज करने के लिए आ गया तो अब मैं आपको, जैसे कि आ गया 1/11 आ गया भाई, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तो तुम्हें बेटा डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। देख लो, तुम लोग अक्सर गलती करते हो ऐसे क्वेश्चन में, इसके डिवीजन में आप लोग गलती करते हो। देखो कैसे, ध्यान से। 1 में नहीं जा रहा है, 10 में भी नहीं जा रहा है, 100 में जा रहा है। 1 0 ले आए, नहीं जा रहा है, फिर 1 0 और ले आए, जा रहा है। तो क्या हो गया है? 0.0909। इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो, अरे क्लास 9 में सीखा था। यस सर। देख सकते हैं ना, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब मैं आपको लास्ट चीज बताने जा रहा हूं कि डेसिमल में अगर कुछ चीजें दी हो, आपने फ्रैक्शन में तो देख के बता दिया कि सर ये चीज रेशनल होती है और ये चीज इरेशनल होती है, इसकी तो जानकारी है आपके पास, आ गई। डेसिमल में अगर कुछ चीजें दी हो तो कैसे पता करोगे कि रेशनल है कि इरेशनल? लास्ट है इस टॉपिक का, बता देता हूं, देख लो। डेसिमल एक्सप्रेशन आपके, आप जानते हो, टर्मिनेटिंग में तो आपको आप डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, पूरी तरह डिवाइड हो गया कि एग्जैक्ट आंसर आ गया।
तो ये 0.2, 0.25, 0.1 ये सब टर्मिनेटिंग, ये रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। उसमें जैसे 2/3 को करोगे तो 0.66666 बार बार आता है ना, तो ये तुम्हारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो बेटा मैं कह रहा था कि जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जिसको रेकरिंग भी कहते हैं, वो भी रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसको आप P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आपको क्लास 9 में सिखाया गया होगा, ये होता है 35/90। लेकिन एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? ये भी रेशनल है। ये क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि कहीं पर डेसिमल एक्सप्रेशंस लिए हों और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए कि कौन सा इसमें से रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, तो बड़े इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है?